कि मॉम वापस जाने के लिए कार स्टार्ट करने ही वाली थी कि तभी एना ने अपनी मॉम से कहा कि वो अपना बैग डॉक्टर के रूम में भूल आई है। एना कार से उतरी, बैक सीट से अपनी क्लाउन डॉल उठाई और उसने अपनी मॉम को बोला कि वो बस अभी आ रही है। एना उस क्लाउन डॉल को अपने हाथ में लिए डॉक्टर रीटा की होम क्लिनिक के अंदर चली गई। क्या हुआ बेटा? एना कुछ नहीं बोली और सीधा अपने स्कूल बैग की तरफ आगे बढ़ी। उसने अपने बैग से एक कैंची निकाली और सीधा डॉक्टर रीटा की गर्दन में घुसा दी। डॉक्टर रीटा दर्द से कर्रा उठी। लेकिन उस दिन उनका पूरा स्टाफ छुट्टी पर था। उनकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। एना बार बार उस कैंची से डॉक्टर रीटा की गर्दन को स्टैब करने लगी। डॉक्टर रीटा अपनी बेबसी में बस एना के चेहरे को सुन्न होकर देख रही थी। खून की छींटें एना के मुंह पर जा रही थीं, लेकिन एना रुक ही नहीं रही थी। एना पागल हो चुकी थी। मुझे ठीक करेगी तू? कुछ ही देर बाद एना अपना बैग अपने पीछे लटकाए और वो क्लाउन डॉल हाथों में पकड़े क्लिनिक के बाहर आई और सीधा आकर गाड़ी में बैठ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे या कपड़ों पर खून की एक भी छींट नहीं थी तो बस चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल। मेगन ने एना के चेहरे पर बड़े दिनों बाद ऐसी स्माइल देखी थी। तब मेगन को लगा कि एना को थेरेपिस्ट के पास लाना शायद एक सही डिसीजन था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि एना के हाथों अभी क्या घटा था। दूसरी तरफ ऑफिसर जेराल्ड और उनकी टीम को जेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन तो मिल रही थी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं थी। उससे कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिल रहा था जिससे केस में आगे बढ़ा जा सके। इतना ही नहीं, वो गुब्बारे जो एकमात्र सबूत थे वो भी बैरेक टाउन या बैरेक टाउन के आसपास की किसी भी शॉप पर अवेलेबल नहीं थे। कोई उस तरह के गुब्बारे बेचता ही नहीं था। पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था और शहर में एक और मर्डर हो चुका था, लेकिन इस बार किसी टीनेजर का नहीं, बल्कि शहर की एक रेनाउंड थेरेपिस्ट डॉक्टर रीटा का। अगली सुबह जब डॉक्टर रीटा की केस फाइल ऑफिसर जेराल्ड के पास आई तो जेराल्ड ने देखा कि डॉक्टर रीटा के चेहरे पर भी सेम वैसा ही क्लाउन मेकअप है। जेराल्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा